गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद ज्योति प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोनॉमी में सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति है। आज हम ये देखेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने वर्षों पहले हुई। इसके बारे में कोई एक मत ना होकर अलग अलग ज्योग्राफर्स के अलग अलग हाइपोथेसिस है। इनमें से कुछ धार्मिक संकल्पनाएं भी है, जैसे ईरान वासियों का मानना था कि सौरमंडल की उत्पत्ति आज से ठीक 1200 वर्ष पहले हुई थी, जो एकदम मिथ्या कपोल कल्पित लग रही है। इससे पुराने साक्ष्य तो और भी बहुत ज्यादा है। भारतीय विद्वानों ने यह माना कि सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुई थी, जबकि ईसाइयों ने यह माना कि 4004 ईसा पूर्व 2 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, जो एकदम देखने में मिथ्या और हास्यास्पद लगता है, क्योंकि यह किसी बच्ची का जन्म नहीं, जो कि 2 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे हुई। जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, संभवतः उस समय ना तो घड़ी रही होगी और ना टाइम लिखने वाला कोई शख्स भी मौजूद होगा। कर्मकांड की माने, यानी भारतीय कर्मकांड जो एक शास्त्र है, उसके अनुसार माने तो सौरमंडल की उत्पत्ति 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000 और 32 वर्ष पहले हुई थी। यह कल्पित जरूर लगता है, इसमें कोई पूर्ण साक्ष्य नहीं है, किसी विधि का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यह वास्तविक गणना के बहुत करीब है। यह तो था धर्मशास्त्र के अनुसार कुछ एक फैक्ट थे जो हमने देखे। अब हम देखते हैं अलग अलग ज्योग्राफर्स की अलग अलग हाइपोथेसिस। इसमें सौरमंडल की उत्पत्ति में 2 हाइपोथेसिस या परिकल्पना सबसे ज्यादा चलती है। उनमें एक तो है अद्वैतवादी मोनिस्टिक और एक है द्वैतवादी यानी कि ड्युअलिस्टिक का। एक तारा पद्धति या फिर 2 तारा परिकल्पना। एक तारा में क्या थी? इनमें ज्योग्राफर्स का मानना यह है कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई थी, अन्य किसी प्रकार की कोई शक्ति काम नहीं की होगी। जबकि द्वैतवादी या ड्युअलिस्टिक हाइपोथेसिस में देखें तो इसमें विद्वानों का यह मानना है कि सौरमंडल की उत्पत्ति 2 तारों के सहयोग से हुई। एक तो सूर्य तारा था, एक उसका साथी तारा था। अब हमें इन्हें अलग अलग देखते हैं। बात करें हम मोनिस्टिक हाइपोथेसिस की, एक तारा परिकल्पना की, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है, एक परिकल्पना थी वायवियरासी परिकल्पना, जो इमैनुअल कांट की थी। 1755 ईस्वी में इन्होंने इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार इन्होंने स्वनिर्मित एक परिकल्पना माना, जिसके प्रमाण ये दे नहीं सके। इन्होंने ये माना कि ब्रह्मांड में देव निर्मित या देवताओं के द्वारा कुछ बने हुए आद्य पदार्थ थे, यानी कि पहले से मौजूद थे। वो आद्य पदार्थ कठोर भी थे, शीतल थे और शांत थे, यानी कि वो गतिहीन थे। फिर इन्होंने अपनी परिकल्पना को आगे बढ़ाया और ये मान लिया कि इन कणों में गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आगमन हुआ। इनकी परिकल्पना गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, जबकि गणितीय नियमों के विपरीत है। इनका मानना था कि जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, इन कणों में गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से ये कण एक दूसरे के संपर्क में आए और जुड़ते गए। जब ये कण जुड़े तो इनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई और गति हुई। जब इनमें गति हुई और धीरे धीरे ये घूमने लगी, आकार बढ़ता गया और ये निहारिका इतनी तेज घूमने लगी कि केंद्र का जो भाग था वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थात केंद्रापसारी बल लगने लगा और निहारिका फूलती गई, यानी कि बीज के आकार में से सेंटर से बढ़ती गई। एक अवस्था ऐसी आई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्वाधिक हो गया और केंद्र का भाग बीच में से फटकर गुब्बारे की भांति एक छल्ला बाहर निकल गया। जब ये छल्ला बाहर निकला तो इसके पदार्थ धीरे धीरे समय पाकर एक साथ संगठित होते गए। जब ये संगठित हो गए तो यह क्रिया वापिस वैसे ही शुरू हो गई जैसे पहले निहारिका में हुई थी और इनसे 9 छल्ले निकले। वो छल्ले, उन छल्लों का जो विसंगठन था वो संगठित हुआ और वर्तमान के 9 ग्रह बने। इन वर्तमान के 9 ग्रह से फिर वही पुनः क्रिया शुरू हुई और उपग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन इनकी कुछ आलोचना की गई। इस पृथ्वी पर बिना आलोचना के आज तक कोई बचा भी नहीं है। यहाँ तक कि
हम ईश्वर की भी बैठे बैठे आलोचना कर ही देते हैं। तो ये तो एक जियोग्राफर्स है। इनकी आलोचना में मुख्य बिंदु देखा जाए तो पॉइंट नंबर 1 ये था कि जो कण बिखरे हुए थे उनमें गुरुत्वाकर्षण के अंदर हो भी गया तो कणों के टकराने से गति पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता। इनका मानना था कि कण टकराने से गति उत्पन्न हुई और वास्तविकता यह है कि जब कण टकराता है तो गति बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। दूसरा इनका यह मानना था कि जैसे जैसे निहारिका बढ़ी इनकी गति में वृद्धि होती गई, लेकिन गणितीय नियमों के विपरीत जब देखा जाए तो जिस चीज का आकार बढ़ता है उसकी गति कम ही होती है, बढ़ती नहीं। जैसे कि शरीर में बड़ा हाथी होता है उसकी गति ज्यादा नहीं होती, और शरीर में छोटा चित्ता होता है, तेंदुआ होता है जिसकी गति सबसे ज्यादा होती है। तो ये गणितीय नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। तीसरी चीज ये कि इन्होंने माना कि जो आद्य पदार्थ थे उनसे निहारिका बनी, निहारिका से एक छल्ला निकला, उस छल्ले से 9 छल्ले निकले। तो जितना भी पदार्थ था वो एक साथ इतना संगठित हो पाना असंभव है। इन्होंने जितने भी छल्ले निकाले उनका पदार्थ एक साथ पूर्णतया संगठित कर दिया, ये संभव नहीं है। फिर इन्होंने ये माना कि जो 9 छल्ले निकले यानी वर्तमान के जो 9 ग्रह हैं इनकी पुनरावृत्ति के बाद यहां से उपग्रह निकले। जब उपग्रह निकले तो इन्होंने उस क्रिया को वहीं पर रुका दिया, लेकिन जब इनकी हाइपोथेसिस ये थी कि निहारिका में वृद्धि होती है, वहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो उपग्रहों में फिर वो क्यों नहीं लगा, इस चीज की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये जो हाइपोथेसिस थी ये आलोचनाओं के दलदल में फंस गई और इसकी सराहना बंद हो गई। इसके बाद एक दूसरी परिकल्पना आती है और वो देखते हैं। निहारिका परिकल्पना आई और ये लाप्लास ने 1796 ईस्वी में 1796 में पब्लिश किया था। इनकी माने तो क्या सिस्टम था। लाप्लास के अनुसार ये जो आद्य पदार्थ थे इन्होंने क्या किया, लाप्लास ने कांट की अवधारणा में कुछ कमियां थी उनको स्वनिर्मित ही सही मान लिया और अपनी तरफ से कुछ इफेक्ट डाल दिए। क्या इफेक्ट डाला, कांट ने यह माना था कि स्टार्टिंग में जो आद्य पदार्थ थे वो कठोर थे और गतिहीन थे। लाप्लास ने इस समस्या से बचने के लिए इन्होंने शुरू से यही मान लिया कि जो आद्य कण थे उनमें गति थी। फिर कांट ने यह बताया था कि जैसे जैसे कण टकराए उनमें ऊष्मा पैदा होती गई। लाप्लास ने कहा वो गतिशील थे तो उनमें ऊष्मा स्वतः ही थी। कांट ने कहा कि जब निहारिका का आकार बढ़ता गया तो उनमें गति बढ़ती गई, जबकि लाप्लास ने ऐसा मान लिया कि निहारिका पहले से ही विस्तृत थी। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया वो शिथिल होती गई और ठंडी होती गई। बाहरी भाग ठंडा हो गया, आउटर लेयर पहले ठंडी होती है, इनर लेयर बाद में ठंडी होती है। यह प्रकृति का नियम है। जो चीज बाहर होती है वो जल्दी कठोर होती है। जब भीतर का भाग, यूं कहूं कि सेंटर का भाग अभी भी गतिशील था और लिक्विड फॉर्म में था, जबकि बाहर आउटर लेयर जो भारी परत थी वो सिकुड़ गई, वह उसका साथ न दे सकी, यानी कि आउटर लेयर इनर लेयर के साथ तालमेल ना बिठा सकी, एडजस्टमेंट नहीं रहा। तो इससे ये बाहर की लेयर अलग हो गई और इससे 9 छल्ले बन गए। इन्होंने एक छल्ला ना मानकर 9 छल्ले ही माने कि 9 छल्ले निकले। इन 9 छल्लों से निकले गए पदार्थ को इन्होंने संगठित माना कि ये संगठित हो गए और पुनरावृत्ति के बाद 9 ग्रहों से इन्होंने उपग्रह भी दे दिए। इस प्रकार लाप्लास ने कांट की आलोचनाओं से बचने के लिए या कांट की परिभाषा हाइपोथेसिस में जो कमियां रही थी उन्हें सुधारने के लिए पहले से इस प्रकार की मनगढ़ंत हाइपोथेसिस दे दी, लेकिन ये भी कंप्लीटली सही नहीं थी। द्वैतवादी में देखें, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस में देखें तो विद्वान का नाम आता है चैम्बरलिन और इनकी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन की 1905 में जारी की गई और इनके अनुसार देखा जाए तो सौरमंडल की उत्पत्ति सिर्फ एक तारे से ना होकर 2 तारों के संयोग से हुई। 2 तारे कौन से, एक तो सूर्य तारा था और एक इसका साथी विशाल तारा था। इनके अनुसार देखा जाए तो सूर्य उस समय गैसीय और तप्त अवस्था में नहीं था, कठोर और शीतल था। साथ ही विशाल तारा का परिभ्रमण करते करते इसकी तरफ बढ़ रहा था। तो
उसका ज्वारीय प्रभाव या आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के भाग से कुछ कुछ ग्रहाणु बाहर निकलने लग गए। यानी कि सूर्य कठोर था और शिथिल था, साथ ही ग्रह का आकर्षण बल ज्यादा था, क्योंकि ये आकार में बड़ा था तो इसका आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे पास में आता गया, परिभ्रमण करता हुआ सूर्य के भाग से कुछ कठोर भाग, कंकड़ पत्थर, यूं मानो कि कुछ पदार्थ निकलना शुरू हो गया, खूब बाहर निकलता गया और यह परिभ्रमण करता हुआ बाहर निकलता गया। दोनों का परिभ्रमण पथ सेम नहीं था। सूर्य से बाहर निकले पदार्थ विशाल ग्रह की तरफ दौड़ने लगे तो वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर निकल गए। जब तक वो पदार्थ यानी कि ग्रहाणु विशाल ग्रह के पास पहुंचते, विशाल तारे के पास पहुंचते, उससे पहले विशाल तारा बहुत दूर जा चुका था और ग्रहाणु उनका पीछा नहीं कर पाए और वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से भी बाहर निकल गए। अब वो तन्हाई का जीवन जी रहे थे, सोच रहे थे कि कोई ना कोई हमारा नाथ मिल जाए, यानी हमारा मालिक हो जाए। इस चक्कर में वे सूर्य की तरफ दौड़े और सूर्य ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था, यानी वो उसकी आकर्षण शक्ति से बाहर हो गए। तो वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे वो पदार्थ संगठित हुए और उससे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा चैम्बरलिन का मानना है। चैम्बरलिन के अनुसार देखा जाए तो सिर्फ पृथ्वी की बनावट ही नहीं, पृथ्वी की संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति का भी इन्होंने जिक्र किया और बहुत हद तक सही भी होता है। इनका मानना था कि जो ग्रहाणु थे उनमें कुछ ग्रहाणु बड़े आकार के थे और जो बड़े आकार के ग्रहाणु थे उनमें स्वतः ही कुछ न कुछ आकर्षण शक्ति छोटों से ज्यादा थी और यह आकर्षण इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छोटे ग्रहाणुओं को अपने पास खींचते चले गए और जब यह संगठित हो गए, हजारों किलोमीटर लंबा जुड़ गया, एक सिस्टम हो गया, तो वायुमंडल की उत्पत्ति भी इससे मानते हैं। उनका मानना है कि जब कण एक दूसरे से टकराए, इससे उष्मा उत्पन्न हुई, कुछ एक गैसेज का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये जो परत बनी या फिर ग्रहाणुओं का जो एक पिंड या राशि बना, उसने वायुमंडल के लिए कुछ गैसेज आत्मसात कर दी, यानी कि अपने में से गैसें बाहर निकालना शुरू कर दिया। इन गैसों में ऑक्सीजन को ऐसा माना गया है कि ज्वालामुखी क्रिया से बाहर निकली, कुछ हाइड्रोजन, हीलियम और CO2 जैसी बाहर निकली, ये गैसें बनकर वायुमंडल का रूप लिया। जबकि यह भी माना है कि इसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई, उसमें कुछ जलवाष्प निकली और जलवाष्प संघनित होकर वर्षा होना शुरू हुआ। जब वर्षा बहुत वर्षों तक होती रही तो सबसे पहले वर्षा धरातल के ऊपर ना होकर धरातल के अंदर ही जाती रही। ज्वालामुखी क्रियाओं के ज्वालामुखी उद्गार से बने छिद्रों में, गड्ढों में या फिर क्रेटर में पानी भरता गया और अपक्षय अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप वो गड्ढे और चौड़े विस्तृत होते गए। एक गड्ढा दूसरे से गड्ढे से जुड़ता गया, दूसरा गड्ढा तीसरे से जुड़ता गया। इस प्रकार एक विशाल जलराशि का निर्माण हुआ जिसने महासागर नाम दिया गया और जो ऊंचाई का भाग बचा उसे महाद्वीप नाम दिया गया। तो इस प्रकार चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस थी। द्वैतवादी संकल्पना में ही हम आगे देखते हैं जेम्स डिन की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स डिन ने 1919 में अपनी हाइपोथेसिस परिकल्पना को प्रतिपादित किया। जेम्स डिन के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से ना होकर 2 तारों के संयोग से हुई। इनका मानना है कि एक तारा था और एक सूर्य था। जब यह तारा परिक्रमा करता हुआ सूर्य के पास पहुंचा तो सूर्य पर आकर्षण बल ज्यादा लगा और सूर्य भी अपनी पथ पर था और साथ ही तारा भी अपने पथ पर था। साथ ही तारा विशाल आकार में बड़ा था, उसका आकर्षण केंद्र भी ज्यादा था, आकर्षण शक्ति ज्यादा थी। उसने सूर्य को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, लेकिन इतना नॉर्मल और कमजोर हमारा सूर्य भी नहीं है। पूर्णतः सूर्य, कंप्लीटली सूर्य विशाल तारे की तरफ ना जाकर सूर्य के भाग से कुछ खिंचाव पैदा हुआ और कुछ भाग निकलना शुरू हो गया। जैसे हम च्युइंगम को खींचते हैं तो च्युइंगम पूरी ना कर उसका कुछ न कुछ भाग खींचा चला आता है, उसी प्रकार सूर्य से कुछ एक निकलना शुरू हो गया और जो ये भाग निकला, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, भौगोलिक भाषा में इसे हम फिलामेंट नाम देते हैं। ये सिगार की आकृति का था। जब ये खींचा चलाया, गुरुत्वाकर्षण और ज्यादा हुआ
तो ये सूर्य से टूटकर ही अलग हो गया, ऐसा जेम्स डिन का मानना है। अब ये फिलामेंट अलग हो गया, विशाल तारा अपने परिभ्रमण ऑर्बिट पर आगे बढ़ता गया। अब ये फिलामेंट सूर्य के आकर्षण शक्ति से बाहर हो गया, विशाल तारे से भी दूर रह गया और ये भटकता हुआ वापस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। अब ये फिलामेंट देखें तो बीच में से इसका भाग बड़ा था और साइड में से ये छोटा था, तस्त्रीनुमा था, जो हमने ग्रहों में पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। इस प्रकार फिलामेंट की आकृति निकली। इधर विशाल तारा खींच रहा था, इधर सूर्य था, बीच का भाग ज्यादा था, वो दोनों दूर चले गए और ये फिलामेंट सूर्य का राउंड लगाता रहा और ये घनीभूत होकर संगठित होकर इससे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। फिलामेंट बीच में से बड़ा था और साइड दोनों तरफ से छोटा था। हम इनकी हाइपोथेसिस को वर्तमान में व्यवहारिक रूप में उतार के देखते हैं तो हमें इनसे बहुत कुछ साम्यता मिलती है। जैसे आज भी ग्रहों का आकार बीच में बड़ा है, जैसे बृहस्पति का, साइड में बुध है, इधर कुबेर है, देखें तो ये सही है। लेकिन जब तक जेम्स डिन ने इस परिकल्पना को दिया था, प्रतिपादित किया था हाइपोथेसिस को, उस समय तक कुबेर ग्रह की खोज नहीं की गई। जब कुबेर ग्रह की खोज की गई 1930 में, तब इनकी हाइपोथेसिस परिकल्पना को और भी ज्यादा सराहा गया, क्योंकि कुबेर ग्रह वास्तव में आकार में छोटा था, तो इनकी परिकल्पना को और ज्यादा साबित माना गया कि वाकई में इनकी परिकल्पना सही थी। ग्रहों का आकार बीच में बड़ा है और साइड में दोनों तरफ धीरे धीरे घटता जाता है। इन ग्रहों से जब वापस पुनः क्रिया शुरू हुई तो उपग्रह बने और वास्तव में उपग्रहों का भी देखा जाए क्रम तो इसी प्रकार है। इनसे ग्रहों और उपग्रहों की साम्यता मिलती है। तो ये थी जेम्स डिन की, और 10 साल बाद 1929 में 1929 में जेफरीज ने इस परिकल्पना में कुछ संशोधन किया और इस परिकल्पना को पारित किया। इसके बाद हम देखते हैं द्वैतारक संकल्पना। ये लिटिल था 1939 में इन्होंने हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार एक सूर्य के साथ सिर्फ एक विशाल तारा ना होकर एक सूर्य के साथ 2 तारे थे, एक सूर्य का साथी तारा था और एक विशाल तारा था। जब विशाल तारा और साथी तारा में एक आपस में टक्कर हुई, भिड़ंत हुई, तो साथी तारे का विस्फोट हो गया और इसके कण बिखर गए थे। समय पाकर इनके कणों में भी संगठन पैदा हुआ और धीरे धीरे ये जुड़ते गए कण और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा लिटिल का मानना है। लेकिन इनकी भी कुछ एक आलोचना है। वो आलोचना ये है कि जब ये विशाल तारा था, इससे भिड़ंत पैदा हुई, तारों के बीच में इतना स्पेस था, तो इस प्रकार की मुठभेड़ होना संभव नहीं है। दूसरा, आज तक विशाल तारा पुनः लौटकर क्यों नहीं आया? जब इस साथी तारे का विस्फोट हुआ तो सारे कण एक साथ संगठित होना और वो भी 9 ग्रह बनना, ये भी असंभव है। ज्यादा क्यों नहीं संगठित हुए, या फिर इसका पूरा का पूरा मलबा एक साथ कैसे आ गया, इसके बिखरे हुए कण कहाँ हैं, वो अभी तक नहीं है। तो इस प्रकार इनकी आलोचना, परिभाषा की भी आलोचना की गई, पूर्णतः ये भी सही नहीं। कुछ एक अन्य परिभाषा देखें संकल्पना, तो 2 तारक संकल्पना ये रसेल की थी 1937 में। इन्होंने भी सौरमंडल की उत्पत्ति 2 तारों से करवाई। अंतर तारक धुर संकल्पना ओटो स्मिथ 1943 की थी 1943 में। इनका मानना था कि कुछ एक गैसें थी, धूल के कण थे, वो संगठित हुए। गैस और धूल के कण संगठित होकर एक बहुत बड़ी निहारिका का रूप धारण किया और उस निहारिका में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आकार में विस्तार हुआ, बीच में से उसका विखंडन हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। अंतर तारक मेघ संकल्पना अल्फ वेन की थी। परिभ्रमण एवं ज्वारीय संकल्पना रोसजन की थी। स्पीड संकल्पना बनर्जी की है। और महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेटर का, जो बेल्जियम के विद्वान थे और वर्तमान में सबसे ज्यादा सर्वमान्य और सही साबित होने वाली संकल्पना बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेटर का बेल्जियम के थे। इस प्रकार सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। धन्यवाद।